हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अपनी कौन सी पुस्तक सॉल्व कर रहे हैं। तो उसका नाम क्या है? तो नाम है घटना चक्र पुनरावलोकन। सामान्य अध्ययन घटना चक्र पुनरावलोकन में हम आधुनिक भारतीय इतिहास को कवर अप कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगालियों का आगमन और साथ ही साथ हमने पंजाब आंग्ल मैसूर युद्ध और गवर्नर जनरल तक के 50 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए थे। तो आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये प्लेलिस्ट आपकी तैयार कर दी गई है, तो अगर आपको सेशन से बिल्कुल शुरुआत से जुड़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और प्रत्येक एक एक प्रश्न आपके सामने विस्तृत रूप से व्याख्या की जा चुकी है। यह प्रश्न आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वह यूपीएससी की परीक्षा हो या यूपीआरओ एआरओ की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो या स्टेट की परीक्षा हो, सीटेट जूनियर की परीक्षा हो या साथ ही साथ अन्य कैसा भी एग्जाम हो जहाँ पर आपके सामान्य अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? यानी कि किसको कुशासन के आधार पर ब्रिटिश प्रांत ने हड़प लिया था, मिला लिया था, हटा दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है अवध, बी है झांसी, सी है नागपुर, डी है सतारा। तो जो लोग इस सेशन से लगातार जुड़े हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान बन रहे होंगे, क्योंकि हमने व्याख्या के सहित डिस्कस किया था। और यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवध। अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया गया था। झांसी की बात की जाए तो इसमें क्या था? उत्तराधिकार न होने के कारण इसका विलय कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो पहले किसे विलय किया गया, देन उसके बाद तो आपको क्रम से लगाना है। तो पहला है आपके सामने झांसी, संबलपुर, सतारा। तो अब इनका क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने 1 2 3, बी है 1 3 2, सी है 3 2 1 और डी है 3 1 2। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का हमारा जो तरीका रहेगा वह हम सभी को क्या करेंगे कि उनका सन के साथ लिख देंगे। तो सबसे पहले अगर झांसी की बात की जाए तो झांसी को विलय किया गया था 1854 में। कब किया गया था? 1 सेकेंड। 1854 में झांसी का विलय कर लिया गया था। व्यपगत सिद्धांत यानी कि हड़प नीति, क्योंकि यहाँ पर इनके कोई उत्तराधिकारी नहीं था। दूसरी अगर बात की जाए संभलपुर की, और संभलपुर को कब किया गया था? तो जैतपुर और संभलपुर, संभलपुर के साथ ही साथ एक और आपका राज्य था, उसका नाम था जैतपुर, और इन दोनों को ही कर लिया गया था। कब विलय कर लिया गया था? तो 1849 में। कब किया गया था? 1849 में। सतारा की बात की जाए तो सतारा को भी व्यपगत सिद्धांत के आधार पर विलय कर लिया गया था 1848 में। कब कर लिया गया था? 1848 में। तो चलिए इनको क्रम से लगाते हैं। तो सबसे पहले 1848 में आ जाएगा सतारा यानी कि 3, फिर उसके बाद आपका आता है 49 में संभल और जैतपुर यानी कि आपका 2, और फिर आ जाएगा झांसी 1854 में यानी कि 1। तो 3 2 1 ये ऑप्शन आपका कहाँ दिया गया है? तो ये ऑप्शन आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम एक बार फिर से उन सभी राज्यों की बात कर लेते हैं जिनको किस किस सन में जो है कुशासन के आधार पर या व्यपगत सिद्धांत के आधार पर विलय किया गया था। तो अभी हमने देखा कि झांसी को कब किया गया था? तो झांसी को किया गया था 1854 में। मेरे साथ साथ बोलेंगे तो यकीन मानिए आपको ये चीज़ें फिर कभी नहीं रिकॉल करनी पड़ेंगी। तो 1854 में झांसी को, संबलपुर जैतपुर को 1849 में, संबलपुर जैतपुर को 1849 में, सतारा को 1848 में, सतारा को 1848 में, अवध को 1856 में, अवध को 1856 में, और किसके आधार पर? तो कुशासन के आधार पर। साथ ही साथ बघात एक राज्य आपका था, रियासत, क्या नाम था? बघात, और इसको 1850 में। बघात को कब? तो बघात को 1850 में, अवध को 1856 में, झांसी को सॉरी 1 सेकेंड, झांसी को 1854 में, सतारा को 1848 में, और संभलपुर जैतपुर को 1849 में, करौली को 1855 में। तो इस प्रकार आप सारी रियासतों को एक बार फिर से रिकॉल कर चुके हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, और प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? यानी कि सबसे पहले इसने किसे हड़पा था? तो ऑप्शन ए है झांसी को, बी है सतारा को, सी है करौली को, और डी है संभलपुर को। तो यदि आपको ये नहीं पता है कि पहले कौन
कौन जो है शिकार किया गया। यदि आपको अभी अभी मैंने सन रिकॉल करवाए थे वो थोड़े से भी याद होंगे तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पा रहे होंगे। तो अभी हमने देखा था कि झांसी को तो कब किया गया था, 1854 में। बार बार बोलिए, प्रश्न आएगा, बार बार बोलेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे, क्या होगा, चीज़ें यहीं की यहीं याद हो जाएंगी। करौली को कब किया गया था, तो लास्ट में आपको बोला ना 1855 में। कब, 1855 में। सतारा और जैतपुर को सतारा को कब किया गया था, 1848 में। सतारा को 48 में। संबलपुर और जैतपुर को किया गया था 1849 में। कब किया गया था, 1849 में। अब देखिए सबसे पहले किसको किया गया, तो सतारा। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले सतारा को हड़पा गया, देन उसके बाद संबलपुर और जैतपुर को, देन उसके बाद क्या किया गया कि उसके बाद 1854 को झांसी और 55 में करौली, और अगर 56 की बात की जाए तो अवध को कुशासन के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए है आपके सामने लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड नॉर्थ, सी और डी है लॉर्ड कर्जन। तो किसका जो है पूरा नाम या वास्तविक नाम था, जेम्स एंड्रयूज रैमजे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। जेम्स एंड्रयूज रैमजे किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था, तो लॉर्ड डलहौजी का था। और 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। ऑप्शन ए है एलन के समय, बी है हार्डिंग के समय। लॉर्ड हम नहीं बोलेंगे, लॉर्ड हम क्यों बोलें, ये कोई हमारे भगवान नहीं है। तो ये लॉर्ड अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए अपने नाम के आगे लॉर्ड का प्रयोग करते थे, जो कि हमें बोलना अनिवार्य नहीं है। तो एलन बरो के समय में अंग्रेजों ने सिंध पर विजय संपन्न की, या हार्डिंग के समय में, या ऑकलैंड के समय में, या एमहर्स्ट के समय में। तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलन बरो के समय में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी। देख लीजिएगा एक बार एक्सप्लेनेशन कि एलन बरो के काल में 42 से 44 तक 1800 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, और यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का परिणाम क्या था, सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश ने अपने में मिला लिया था। कब मिला लिया था, 1843 में। किसके समय में, तो एलन बरो के समय में। एंड्रयूज किसका नाम था, तो किसका नाम था, आप फटाफट से बताएंगे। डलहौजी का। किसका नाम था, डलहौजी का। तो क्या होगा कि हम पीछे के क्वेश्चंस को रिकॉल करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को कंफर्म करते हुए चलेंगे। तो सिंध पर विजय या सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया, तो अभी हमने देखा कब किया, 1843 में। तो ऑप्शन रीड करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1843 में ब्रिटिश ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी। और वहीं अगर बात की जाए 1849 सन अभी आया था ना 1849, तो 1849 में क्या किया था, तो हड़प नीति के तहत इन्होंने जैतपुर और संभल को, किसको, तो जैतपुर और संभल को, सन आप क्या कीजिए, सन को मैच कीजिए। कहीं भी आपको कोई सन मिलता है तो आप उससे संबंधित घटना को याद कीजिए। जैतपुर और संभल को हड़प लिया था 1849 में। 43 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी। 54 में क्या किया था, तो 54 में झांसी को हड़प लिया था। 54 में झांसी को हड़प लिया था। तो यहाँ पर आपके तीनों सन कन्फर्म हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। ऑप्शन ए है हेस्टिंग्स ने, बी है बेंटिंग ने, सी है डलहौजी ने और डी है ऑकलैंड ने। तो सिक्किम की विलय की बात की जाए तो वह किया था डलहौजी ने, क्योंकि डलहौजी ये सिद्धांत लेकर के आया था और डलहौजी ने ही सभी राज्यों को हड़प लिया था। तो अगला देखेंगे, और इससे पहले हम ये भी जान लें कि किसी को व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर, तो किसी को कुशासन के आधार पर, वहीं सिक्किम को किस आधार पर। तो देखेंगे कि सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया। यानी कि ये कह दिया गया कि आपके सिक्किम को इसलिए हड़पा जा रहा है क्योंकि यहाँ के राजा ने क्या किया है कि अंग्रेज डॉक्टरों के साथ में दुर्व्यवहार किया है। ना तो कोई दुर्व्यवहार कर रहा था, ना ही कोई चीज़ें गलत हो रही थी, सीधा सा इनका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में अपना कब्जा कायम रखना। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। यानी कि अवध का जब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो कब हुआ, पहले तो हम यही जान लेंगे। तो अभी हमने देखा था 1856 में। कब हुआ था, 1856 में। तो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य में जब विलय हुआ तो ब्रिटिश रेजिमेंट का
अवध में कौन मतलब था ब्रिटिश रेजिमेंट में? ऑप्शन ए है जेम्स आउट्रम, बी है W.H. स्लीमैन, सी है बिशप आर हेवर और डी है जनरल लो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स आउट्रम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि 1854 स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बना दिया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है, साथ ही साथ जनता की अव्यवस्था बहुत शोचनीय है, और आउट्रम की रिपोर्ट को फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। यानी आउट्रम ने ही ऐसी रिपोर्ट दी कि अवध को क्या कर लेते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो जनता है उसमें बहुत सारा अवस्था है, वह शोचनीय है। साथ ही साथ लखनऊ में ब्रिटिश रेजिमेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथ मारा गया था। तो हम यहाँ पर याद रखेंगे कि 1856 में जब अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया गया तो ये रिपोर्ट किसने दी थी? तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई थी? आउट्रम के द्वारा। किसके द्वारा? आउट्रम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए है डलहौजी, बी है कर्जन, सी है वेलेजली और डी है लिटन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के समय में प्रथम भारतीय रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अब चलिए, रेलवे से तो प्रश्न हर बारी पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे। भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी के द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई? तो 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी ने प्रथम रेलवे लाइन को बिछवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो अभी हमने देखा 1853 में डलहौजी ने मुंबई से थाने के बीच। तो ऑप्शन ए है हावड़ा से श्रीरामपुर, मुंबई से थाने, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुंबई से थाने के बीच कब? 1853 में। कब? 1853 में। किसने? डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई या कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1853 में, बी 50 में, सी 40 में, डी 90 में। तो क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1853 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन ए है ईस्टर्न रेलवे, बी है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, सी है मद्रास रेलवे और डी है आपका अवध तिरहुत रेलवे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। यानी कि इसके द्वारा भारत में सबसे पहले रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। अब इसके बारे में क्या बताया गया है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये आपका पूछा कहाँ गया है? तो चंडीगढ़ PCS में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 1853 में बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया। तो आप याद रखेंगे किसके द्वारा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। कब? 1853 में। किसके समय में? डलहौजी के समय में। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच में। आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ऑप्शन ए है डफरिन के समय में, बी है डलहौजी के समय में, सी है लिटन के समय में और डी है कर्जन के समय में। यानी कि जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ? ब्रिटिशर्स ने अपना सबसे अधिक विस्तार सबसे अंत समय में कब किया? किसके समय में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डफरिन के समय में। क्योंकि A.O. ह्यूम जो है जब करेंगे कांग्रेस की स्थापना, तब क्या होगा कि सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स की जो शक्तियाँ हैं, उनका क्षेत्र विस्तार है वह सबसे ज़्यादा होगा। और यही 1885 में जब बनेगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो आगे जा करके हो जाएगा देश स्वतंत्र। और ये इसका कहा जा सकता है कि एक अंतिम विस्तार होता है, जो कि ब्रिटिशर्स का क्या है? एक अंतिम राज्य क्षेत्र का विस्तार कहलाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देख लीजिए एक बार इसके बारे में क्या बताया गया है। तो 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा में ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया और ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? डफरिन था। प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, तो वहाँ पर आपका एक्ट पूछा जाता है, किस एक्ट से, तो वो एक्ट भी आप याद रखेंगे। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन याद आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी 1935 के एक्ट से इसे अलग किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? ऑप्शन ए है डलहौजी, बी है कार्नवालिस, सी है ऑकलैंड और डी है हास्टिंग। अब अगर आपको इनका कालक्रम याद होगा तो आप आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है। डलहौजी पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। तो ये किसके समय में था? तो डलहौजी के समय में। आप सन को खासकर याद रखिएगा, 45 से 55 के बीच में जो समय है वह किसका जाएगा? डलहौजी का जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है सर हेनरी हार्डिंग और डी है लॉर्ड लॉरेंस। तो हम सभी जानते हैं कि विधवा विवाह से नाम किसका जुड़ता है? तो कैनिंग का जुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का और ये बार बार पूछा जाता है। कई परीक्षाओं में लगातार पूछा जा चुका है, तो इसकी व्याख्या भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ईश्वरचंद विद्यासागर, अगर भारतीय बात की जाए तो ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब का है? तो 1856 का है। इस अधिनियम के द्वारा डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। यानी कि पहले विधवा विवाह नहीं होता था, इस एक्ट के बाद में विधवा विवाह होने लगा और उनसे जो उत्पन्न संतान थी उसे भी वैध माना गया। एक्ट कब आया? तो ये प्रश्न आपका कई बार पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो कब का है? तो 1856 का। ऑप्शन आपका जो था वहां पर भी करेक्ट हो जाएगा, कैनिंग के द्वारा इसे लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। किसने सुनाया था? क्या वेंटिंग ने पढ़ा था, क्या कैनिंग ने पढ़ा था, या बर्नहम ने पढ़ा था, या हरकोर्ट बटलर ने पढ़ा था? तो 1858 को जब महारानी विक्टोरिया ने स्वयं अपना घोषणा पत्र भेजा तो उसे इलाहाबाद में किसने पढ़ा था? तो उसको पढ़ने वाले थे कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विधवा पुनर्विवाह कैनिंग। नेक्स्ट देखेंगे 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। तो ये आप चीज़ याद रखेंगे कि महारानी विक्टोरिया ने अपना पत्र कब भेजा था? तो 1 नवंबर 1858 को। कहाँ? इलाहाबाद में। पढ़ा किसने? तो कैनिंग ने पढ़ा। यहाँ बात आई है प्रथम वायसराय की, तो मैं बात करना चाहूँगी अब जो चीज़ें प्रथम है उनको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हर बारी आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो बंगाल का पहला गवर्नर था आपका क्लाइव। कौन था? क्लाइव था। नेक्स्ट अगर आपसे बात की जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो हो जाएगा आपका हेस्टिंग्स। कौन हो जाएगा? हेस्टिंग्स। देन आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो हो जाएगा आपका वेंटिंग। कौन हो जाएगा? वेंटिंग। देन आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तब आपका आंसर हो जाएगा कैनिंग। क्या हो जाएगा? कैनिंग। तो आई होप कि मैं चीज़ों को आपको अच्छे से समझाने में सफल रही होंगी और यहाँ पर आप चीज़ें क्रम से याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले कैसा पद बना? तो बंगाल के गवर्नर का। कौन बना? क्लाइव बना। देन उसके बाद बना बंगाल का गवर्नर जनरल। इस गवर्नर के पद को बना दिया गया गवर्नर जनरल में और बनने वाला व्यक्ति था हेस्टिंग्स। कौन था? हेस्टिंग्स था। और ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना। बाद में इसी गवर्नर जनरल की पोस्ट को क्या कह दिया गया कि ये बंगाल का ही नहीं अपितु पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनेगा और वो बनने वाला पहला व्यक्ति था वेंटिंग। कौन था? वेंटिंग। फिर इस पद को और बदलते हैं और आगे चल के इस पद का नाम बदल जाएगा वायसराय में और उस समय जो प्रथम वायसराय बनेगा वह बनेगा कैनिंग। कौन बनेगा? कैनिंग। ऑप्शन आपका अगर यहाँ पर दिया जाएगा कि प्रथम वायसराय कौन था तो वह हो जाएगा कैनिंग। आई होप कि आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर समय जरूर लगा होगा लेकिन बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो चुकी होंगी। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो फटाफट से आंसर कर पाएंगे। क्रम को याद रखेंगे तो नाम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर, भारत का प्रथम वायसराय, अंतिम बार, तो इस चीज़ में क्या होता है, नाम में कंफ्यूजन होती है। अगर एक क्रम बना लेंगे तो उसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो कहाँ पर? तो इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे
अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकार को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। यानी कि अपने पुत्र यदि नहीं है और हम किसी के पुत्र को गोद ले लेते हैं तो उसको भी हम अपना सारा साम्राज्य, सारी चीज़ें दे सकते हैं, ये उसका अधिकार है। ऐसा पुनः स्थापित किसने किया था? क्योंकि ये गोद निषेध सिद्धांत तो आपका कौन लाया था? डलहौजी लाया था। और डलहौजी ने व्यक्तिगत गोद निषेध सिद्धांत के आधार पर झांसी को हड़प लिया था, क्योंकि वहाँ पर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कब हड़प लिया था? 1854 में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसको पुनः स्थापित किया गया था, तो कब किया गया था? ऑप्शन ए 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, बी है कैनिंग ने, सी है 1860 में सनद के जारी किए जाने से, और डी है 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1858 की साम्राज्ञी के घोषणा पत्र ने क्या किया था कि उत्तराधिकार के अधिकार को पुनः स्थापित कर दिया था। कब ये आया था? 1 नवंबर 1858 को। कहाँ आया था? इलाहाबाद में आया था। किसने पढ़ा था? कैनिंग ने पढ़ा था। आई होप आपको सारी चीज़ें याद हो चुकी होंगी। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है 1858 में, बी है 1876 में, सी है 1877 में, डी है 1885 में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1877 में। ये आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। तो राजसी उपाधि अधिनियम यानी कि रॉयल टाइटल्स एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। यानी कि आपकी राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट कब पारित किया गया? 1876 में। इसके तहत महारानी विक्टोरिया 1 जनवरी 1870 से दिल्ली दरबार में भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई। यानी कि अब महारानी विक्टोरिया क्या थी? दिल्ली की सम्राज्ञी घोषित हो चुकी थी। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को 1903 में तथा जॉर्ज 5 को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। तो जो एक हम नहीं कहते भारत के सम्राट बन करके आए थे और जॉर्ज पंचम आए, उनके सम्मान में ये हुआ वो हुआ, पूरी लंबी सी कहानी पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें, ये अधिनियम ही कब से आया कि आप सम्राट घोषित होंगे? तो ये अधिनियम आया था आपका 1876 में, जिसके तहत पहला अगर कोई रॉयल टाइटल एक्ट बना तो उसके तहत पहले कौन बना? तो सबसे पहले बनी महारानी विक्टोरिया, सम्राज्ञी घोषित की गई, और देन उसके बाद आपके सम्राट एडवर्ड बने, और फिर बने थे आपके जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो कैनिंग ने क्या किया था? कैनिंग ने किया था विधवा विवाह को चालू किया था, या विधवा विवाह को क्या कह सकते हैं कि बंद किया था, कि आप विधवा विवाह कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि विधवाएं विवाह नहीं कर सकती हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड एलनबरो, सी है विलियम बेंटिंक, और डी है जॉन सॉर। यानी कि किसके द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलनबरो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लाया था, बी है वेलेजली के द्वारा चतुराई पूर्ण निष्क्रियता का बात आती है सामने, और सी है डलहौजी सहायक संधि लाता है, और डी है कैनिंग के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर सही आपसे सुमेलित पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रथा लाई गई थी। वहीं अगर सहायक संधि की बात की जाए तो ये वेलेजली, किसके द्वारा? तो वेलेजली के द्वारा। ये लाया कौन था या प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले, इस नाम को भी याद रखेंगे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था वेलेजली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी, और यहीं पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। वहाँ पर पूछा गया था कौन सा एक सही सुमेलित है, यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से बिल्कुल ठीक है, वेलेजली सहायक संधि से ये भी बिल्कुल ठीक है, डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत लाया था और जिसके आधार पर उसने अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर, सतारा को 1848 में व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर अपना लिया था, और साथ ही साथ वही झांसी जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है उसको 1854 में। तो ये डलहौजी का ही सिद्धांत था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता के लिए जाना जाता है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त से आपके बार बार प्रश्न आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए हेस्टिंग्स, बी है कॉर्नवालिस, सी है जॉनसॉर, और डी है वेलेजली। तो स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेलेजली सहायक संधि। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से है, बिल्कुल ठीक है। सहायक संधि वेलेजली से है, ये भी ठीक है। हेस्टिंग्स के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और डी है आपका वेंटिंग के समय 1829 में 17वां रेगुलेशन एक्ट आया। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेस्टिंग्स के समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। तो फिर ये किसके समय में हुआ था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच वेले जली के समय में हुआ था। कब हुआ था, वेले जली के समय में हुआ था। हेस्टिंग्स के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो बात की जाए यहाँ पर अगर आपसे कि जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ, तो वह हो जाएगा वेले जली के समय में। वहीं अगर बात की जाए कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ, तो ये हो जाएगा किसके समय में, हेस्टिंग्स के समय में। किसके समय में हो जाएगा, हेस्टिंग्स के समय में। हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी, जो कि मराठाओं की गद्दी थी, तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा, शेष भारत जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, उस पर भी अपना राजनीतिक अधिकार बना लिया। तो अब आप यहाँ से याद रखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वेले जली के समय में 1803 से 5 के बीच में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 17 से 18 के बीच में हुआ, और उस समय आपका वायसराय कौन था, तो वह था हेस्टिंग्स। कौन था, अंग्रेज हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट देखेंगे पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन है आपके सामने 1858 में, बी है 1818 में, सी है 1861 में, और डी है 1802 में। तो अभी हमने देखा था कि 1818 में इसने पेशवाई की गद्दी समाप्त कर दी और उस पूरे क्षेत्र को अपने ब्रिटिशर्स यानी कि अपने अंग्रेजों के क्षेत्र में ले लिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1818, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 और 18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की। यानी कि राजपूता देशी रियासतों के साथ में ये कहा कि आप क्या कर लीजिए, संधि कर लीजिए। और इस चीज़ की बातचीत करने वाला कौन अंग्रेज था, ऑक्टरलोनी था, मेटकॉफ था, वेलेजली था, जॉन जॉर्ज था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इससे पहले थोड़ी सी व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे कि 1817 और 18 राजपूत रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि की वार्ता मेटकॉफ ने की। हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठाओं पर पिंडारियों के प्रति राजपूतों की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिमेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। यानी कि वार्ता की किसने, तो मेटकॉफ ने। बनाया किसने वार्ताकार, तो हेस्टिंग्स ने बनाया। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है। तो कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लाया था, बहुत बार हो चुका है और बिल्कुल सही है। वेले जली सहायक संधि लाया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। सर जॉन सार आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ये हमने अभी अभी देखा। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वेले जली के समय में हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा एक सुमेलित नहीं होगा, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि सर जॉन सॉर का संबंध आंग्ल नेपाल युद्ध से नहीं है। तो फिर आंग्ल नेपाल युद्ध का संबंध किससे है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से ले लेते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। किसके समय में, हेस्टिंग्स के काल में। 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेषता सफलता हासिल नहीं हुई। 15 में दूसरा युद्ध लड़ा गया, कुमाऊं अल्मोड़ा जीत लिया गया। मेजर जनरल ऑक्टलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलावा का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी पर पहुंच गई। और अब 1815 में सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई, जिससे 4 मार्च 1816 को कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंपे गए। यानी कि यहाँ पर बात की जाए आंग्ल नेपाल युद्ध की, तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि ये हेस्टिंग्स के समय में हुआ। साथ ही ये किस संधि से समाप्त हुआ, तो ये पहला युद्ध हुआ 14 में, दूसरा युद्ध हुआ 15 में, और ये समाप्त हुआ था सुगौली की संधि से। कब समाप्त हुआ था, सुगौली की संधि से। और ये संधि कब लागू हुई या कब प्रयोग में आई, तो ये आई थी 1816 में। कब आई थी, 1816 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सा एक सुमेलित है, तो एलन का संबंध अवध का विलीनीकरण से है। तो अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया गया था, हम सभी जानते हैं। डलहौजी का संबंध सिंध के विलीनीकरण से है। वेलेजली का संबंध चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध से है। वेलेजली का संबंध तो अभी अभी हमने देखा था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से था। जनसौर का संबंध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंध किसका है, हेस्टिंग्स का। वेलेजली का द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेलेजली का संबंध किससे है, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध से। यानी कि यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी रहा है, और साथ ही साथ ये चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध में भी रहा है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो वहाँ पर हेस्टिंग्स आ जाएगा। ये तीनों ही नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
1 सेकेंड, इस क्वेश्चन को बताने में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है। आंसर तो आपका 3 ही सही होगा, वेलेजली ही सही होगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध वेलेजली का है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बताया कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, तो यहाँ पर मराठा नहीं मैसूर है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बोलने में, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध किसका है? वेलेजली का है। फिर से करेक्ट कर लीजिएगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से किसका संबंध है? वेलेजली का है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है डलहौजी अवध का विलीनीकरण करता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और कब करता है? तो ये भी याद रखेंगे 1856 में। कब करता है? 1856 में। किसके आधार पर? तो कुशासन के आधार पर। किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर। नेक्स्ट देखेंगे, डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय था? बिल्कुल था, और इसने कहा था कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के बारे में इसने क्या कहा था कि अल्पसंख्यकों की ये सभा है। क्या है? अल्पसंख्यकों की सभा है। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि कांग्रेस जो थी डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। तो ये दोनों ही कथन आप याद रखेंगे। विलियम बेंटिंग के समय चार्टर एक्ट 1833 पारित होना था, तो ये भी बात ठीक है। और लिटन के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ हुआ था, ये बात आपकी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 43 के मध्य हुआ, और उस दौरान जो गवर्नर था वो हमने अभी पहले के प्रश्न में देखा था, कौन था? ऑकलैंड था। लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ना कि पहला। तो पहला किसके समय में? ऑकलैंड के समय में। द्वितीय किसके समय में? लिटन के समय में। कौन सा युद्ध? तो आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो ऑप्शन में आपको आंसर भी दिख गया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, तो किसके समय में प्रथम जनगणना हुई? ऑप्शन ए है डफरिन के, बी है लिटन के, सी है मेयो के, डी है रिपन के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेयो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेयो के समय में 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई, और रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना हुई। कैसी हुई? नियमित जनगणना हुई 1881 में। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो कौन था? मेयो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रिपन के समय में 1881 में। कैसी जनगणना? 10 की या नियमित जनगणना। नेक्स्ट है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे, यानी कि जब वे भ्रमण करने के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर गए, एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन आपके हैं करजन, रिपन, मेयो, मिंटो। तो ऑप्शन क्या राइट होगा? मेयो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेयो की जो हत्या है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में घूमते समय कर दी गई थी, और ये मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई थी। नेक्स्ट है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो देखिए वही प्रश्न आ गया है, तो कार्यकाल में ही हत्या करने होने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसकी कार्यकाल में ही हत्या हो गई, वह था मेयो, जो 1872 में लाता है सबसे पहले भारत में जनगणना, और रिपन लाता है 1881 में, जो कि 10 की या नियमित जनगणना कहलाती है। कहाँ घूमने गया था मेयो? तो अंडमान निकोबार गया था। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है मिंटो, बी है डफरिन, सी है एल्गिन, और डी है लिटन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिटन। लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी कि फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था। कौन था? लिटन था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अभी अभी हमने देखा किसने अपनाई थी, और ऊपर हमें एक्सप्लेनेशन में भी बताया गया है कि लिटन ने वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन लाया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रामी नीति का अनुसरण होने लगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ऑप्शन है मेयो, बी है लिटन, सी है डफरिन, डी है कैनिंग, और ई है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो अपने कार्यकाल में, देखिए अब रिकॉल करेंगे, फिर से रिकॉल करेंगे, अपने कार्यकाल में मृत्यु किसकी हो गई? कार्यकाल में मृत्यु किसकी हो गई? तो मृत्यु से मेयो। क्या याद रखेंगे? मृत्यु से मेयो। कहाँ घूमने गया था? अंडमान निकोबार में घूमने गया था। इसने क्या किया? तो पहली बार भारत में जनगणना करवाई। अब पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबे समय तक वायसराय कौन रहा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा करजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और बंगाल विभाजन याद रखेंगे कि जो बंगाल विभाजन की बात की जाती है वह कब, बंगाल विभाजन नहीं, आपका यहाँ पर हो जाएगा कांग्रेस का जब 2 भागों में विभाजन हो गया था 1900
1905 में। उस समय भी कौन था? तो कर्जन ही था। तो कर्जन सबसे लंबे समय तक रहा। मेयो अपने कार्यकाल में ही मारा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डफरिन आपका 4 वर्ष तक रहा। कब से कब तक? तो 84 से 88 तक। हार्डिंग 10 से 16 तक, 6 वर्षों तक रहा। और वहीं मेयो कब तक रहा? तो 69 से 72 तक, 3 वर्षों तक रहा और कार्यकाल में ही इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सबसे लंबे समय तक जो रहा वह प्रश्नगत जो विकल्प दिए गए उनमें से सबसे लंबे समय तक कोई अगर रहा तो वह था कर्जन, जो 99 से लेकर के 1905 तक रहा, यानी कि लगभग 7 वर्षों तक। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई, किसके समय में? तो यहाँ पर आपको आंसर दिख चुका होगा, रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिपन ने ही 1881 में क्या किया था? भारत में 10 की आपकी नियमित जनगणना को बढ़ावा दिया, जनगणना करवाई। ऑप्शन है नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने हतोत्साहित किया? यानी कि स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? हतोत्साहित नहीं, 1 सेकेंड, प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया। तो ऑप्शन ए है मेयो, बी है लिटन, सी है कैनिंग और डी है रिपन। तो स्थानीय सुशासन के लिए किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा रिपन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद आपने भी काफी सुन रखा होगा, तो आज हम जानें कि वह क्या था, किससे संबंधित था। तो भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। नेक्स्ट था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना। नेक्स्ट है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। डी है आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो ना तो सूती कपड़े से आयात के शुल्क को हटाना था, ना ही तो हथियार रखने के लिए मना किया गया था, ना ही तो इसमें क्या किया गया था कि पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन पर रोक लगाई गई थी। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। ये कह दिया गया कि भारतीय लोग यूरोप लोगों की सुनवाई करने के लिए अयोग्य हैं, उनमें इतनी योग्यता नहीं है। तो ये हमें विस्तार से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से कथन निष्कर्ष के भी प्रश्न बन सकते हैं। तो सर पीसी इल्बर्ट वायसराय परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे इल्बर्ट बिल संज्ञा दी जाती है। विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक योग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं, भारतीय यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। यूरोपीय लोगों ने इसे अपनी विशेषाधिकार पर कुठारघात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण 1884 में रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। अब देखिए, कोई अंग्रेज यदि हमारे लिए अच्छा भी करना चाहता था तो उसके लिए भी बहुत सारी रोक लग जाती थी, और अंततः जो अच्छा करना चाहता था उसे ही या तो अपने पद से हटा दिया जाता था या वह स्वयं हट जाता था, लेकिन वह हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाता था। लेकिन प्रशंसा इनकी यही है कि इन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा। तो इन्होंने क्या कहा कि भारतीय क्या हैं, योग्य हैं, उन पर इस तरीके का भेदभाव ना किया जाए कि वह भारतीय होने के कारण हमारे परिषद में शामिल नहीं हो सकते हैं, न्याय व्यवस्था में शामिल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय सुशासन को आवश्यक नियम बनाने के प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। यानी कि महिलाएं बच्चे एक नियमित समय तक ही कार्य करेंगे, एक्स्ट्रा समय कार्य नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने फैक्ट्री अधिनियम का भी अभिग्रहण किया। तो ऑप्शन है आपके सामने लिटन, बी है बेंटिंग, सी है रिपन और डी है कैनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में ही फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए। यानी कि रिपन तो लग रहा है कि ठीक ठाक था, अच्छा था। ऐसे क्या होगा, हम ये चीज़ें कहेंगे ठीक ठाक था, अच्छा था, इसने हमारे लिए ऐसा किया बस। तो इनसे हमें क्वेश्चन थोड़े थोड़े दिमाग में याद रहते हैं कि हाँ, रिपन ने तो एक काम अच्छा किया था, फैक्ट्री अधिनियम लाया था और बच्चों और मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया था, काफ़ी अच्छे नियम भी बनाए थे, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान था। अगली बार प्रश्न आपसे बन जाएगा कि बताइए, रिपन के द्वारा फैक्ट्री अधिनियम के तहत कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्य नहीं कर सकते थे? तो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। कितने वर्ष की उम्र के बच्चे 9 घंटे तक कार्य कर
सकते थे, तो 7 से 12 उम्र के बच्चे। महीने में कितनी छुट्टी का प्रावधान था, तो 4 छुट्टियों का प्रावधान था। आई होप आप सारी चीज़ों को रिकॉल कर चुके होंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए तथा कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था, तो क्या ये बात सही है? नेक्स्ट है, NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। अभी अभी आपने पूरा एक्ट पढ़ा, तो फटाफट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 सही है, यानी कि NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। अब बात की जाए 1881 में औद्योगिक कामगारों की, तो देखिए 1881 में औद्योगिक कामगारों की फैक्ट्री अधिनियम जरूर आया था, लेकिन यहाँ मजदूर संघ बनाने की बात नहीं थी। इस दृष्टि से ये अधिनियम नहीं आया था। ये अधिनियम आया था महिलाओं और बच्चों को उनके कुछ हक देने के लिए, जिसमें महिलाएं एक निश्चित समय तक ही कार्य करेंगी, बच्चे एक निश्चित समय तक ही कार्य करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो ये तो हम बार बार कर चुके हैं। कौन हो जाएगा? रिपन हो जाएगा। अब रिपन से संबंधित सारी चीज़ें आप एक बार फिर से रिकॉल कर। 1881 में प्रथम बार नियमित जनगणना, साथ ही साथ फैक्ट्री अधिनियम में क्या कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्य नहीं करेंगे। 7 से 12 या 7 से प्लस जो भी बच्चे हैं वे कितने घंटे कार्य करेंगे? 9 घंटे कार्य करेंगे। साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन का जनक, क्या है स्थानीय स्वशासन का जनक? तो रिपन से ये सारे प्रश्न आपको याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, स्थानीय स्वशासन रिपन लाया था ना कि लिटन लाया था, तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सहायक संधि, वेलेजली, ठीक है। और इसका प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? यदि ये पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे डुप्ले। मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप कभी भी ना भूलें। प्रथम बार प्रयोग डुप्ले, सर्वाधिक प्रयोग वेलेजली। राज्य अपहरण नीति डलहौजी, बिल्कुल। तो डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति के तहत सबसे पहले किसको हड़प लिया था? तो इसने सबसे पहले हड़प लिया था सतारा को 1848 में। कब हड़प लिया था? 1848 में सतारा को हड़प लिया था। और इसको किस सिद्धांत पर हड़पा था? तो व्यपगत सिद्धांत पर। जैतपुर संभल को 49 में, और साथ ही साथ बघात को 50 में, उदयपुर को 52 में, 54 में झांसी को, नागपुर को भी 54 में, करौली को 55 में और अवध को 56 में कुशासन के आधार पर हड़प लिया था। स्थायी बंदोबस्त का संबंध कार्नवालिस से है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल कीजिए। स्थानीय स्वशासन रिपन, स्थानीय स्वशासन का संबंध किससे है? तो स्थानीय स्वशासन का संबंध है रिपन से। वहीं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात की जाए तो वह आपका लिटन लाया था। कौन लाया था? लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वह किससे संबंधित है? तो लिटन से संबंधित है। सहायक संधि वेलेजली से। प्रथम प्रयोग डुप्ले ने किया। अपहरण नीति डलहौजी लाया। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस लाया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो क्लाइव और बेंटिंग, मेटकॉफ, कर्जन। तो क्लाइव से आपका क्या हो जाएगा? बंगाल में दोहरा शासन किसने लाया था? तो ये क्लाइव के द्वारा ही लाया गया था। कब? तो ये बंगाल का पहला क्या बना था? गवर्नर बना था। ये बंगाल का पहला गवर्नर बना था और इसने बंगाल में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 को जब हुआ था किसका युद्ध? तो बंगाल 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के बाद ने क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन लगा दिया था, जिसके तहत जो व्यय वाले खर्चे हैं वो सभी कौन देखेगा? बंगाल का नवाब। और आय संबंधी सारे खर्चे कौन देखेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। बेंटिंग की बात की जाए और प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, तो प्रेस पर प्रतिबंध किसने हटाया? बंग विभाजन किसने किया? अंग्रेजी शिक्षा किसने चलाई? इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अगला है आपका जो बेटिंग, और बेटिंग का संबंध है अंग्रेजी शिक्षा से, तो ऑप्शन नंबर डी से मैच हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉफ की बात की जाए, चार्ल्स मेटकॉफ का संबंध है प्रेस पर प्रतिबंध हटाना। और नेक्स्ट है आपका कर्जन, और कर्जन का संबंध है बंग विभाजन से, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था 1905 में बंग विभाजन हुआ और उसका संबंध है कर्जन से। तो आपके ऑप्शन पूरी तरीके से मिल चुके हैं। जो आपका सही उत्तर बनेगा वह बनेगा सी, डी, ए और बी। तो चलिए इसका चयन करते हैं। सी, डी, ए और बी, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, यहाँ पर भी कूट का मिलान करना है। डलहौजी
विलियम बेंटिक, रिपन, कर्जन। तो कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन बिल्कुल ठीक है। रिपन के समय में बात की जाए तो स्वायत्त शासन यानी कि स्थानीय स्वशासन रिपन से संबंधित हो जाएगा। फिर से मिलान कर लीजिएगा एक बार यदि आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो चलिए अच्छे से मिलान कर लेते हैं। कर्जन बंगाल विभाजन, रिपन स्वायत्त शासन और डलहौजी का संबंध किससे था? व्यक्तिगत सिद्धांत से। वेटिंग का संबंध था सती प्रथा से। तो आई होप कि ये सारा मिलान आपका ठीक तरीके से हो चुका होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प बनेगा वह हो जाएगा DABC। DABC देखिए कहाँ दिया गया, DABC ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, तो यही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ऑप्शन ए है कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, तो नहीं, कॉर्नवालिस 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय कॉर्नवालिस का टाइम नहीं था। वारेन हेस्टिंग्स, कौन था? हेस्टिंग्स, रेगुलेटिंग एक्ट के समय कौन था? हेस्टिंग्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वेले जली स्थायी बंदोबस्त, तो ये तो आपका ठीक है। कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो ये भी ठीक है, वेले जली स्थायी बंदोबस्त। 1 सेकेंड। सहायक संधि, सहायक संधि है आपका वेले जली। सहायक संधि से कौन है? वेले जली। सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले ने किया था। और स्थायी बंदोबस्त रिपन, स्थायी बंदोबस्त रिपन के लिए जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड एलन का संबंध सिंध विलय से है, तो ये आपका ठीक है। और डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध में था, ये भी आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे इसका जो आंसर दिया गया है वह सी ही दिया गया है। अब इसका पढ़ लीजिएगा कि एलन के समय 1843 में सिंध का विलय किया गया था, ये बात बिल्कुल ठीक दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन आपका है हेस्टिंग्स, बी है वेलेजली, सी है कर्जन और डी है बेंटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्जन। और कर्जन के समय ही विभाजन भी हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। वेलेजली सहायक संधि, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब देखिए आज का आपका लास्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए क्योंकि कभी कभी सन भी आपका पूछ लिया जाता है। पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना का प्रथम प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 में केनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग में नियुक्त किया गया। 71 में पुरातत्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार ने अलग से विभाग बना दिया। कर्जन ने 1901 में पुरातत्व सर्वेक्षण एकीकृत केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त कर दिया। तो फिर से पूरी जर्नी को हम पढ़ते हुए चलेंगे कि सबसे पहले इसका प्रथम प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना की तो उसी समय प्रारंभ कर दिया था। केनिंग ने क्या किया कि केनिंग ने कनिंघम को क्या कर दिया? पहला पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त कर दिया 61 में। 71 में सरकार ने इसके लिए अलग से विभाग बना दिया और वहीं पर 1901 आते आते इसके लिए केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बना दिया गया। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी तो किसके समय में हुई थी? अभी अभी हमने देखा कर्जन के समय में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज हमने 50 क्वेश्चंस फिर से कंप्लीट कर लिए। मैं मानती हूँ 50 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकते थे बिना व्याख्या के क्वेश्चन आंसर, लेकिन यकीन मानिए उससे आपको कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। हम एक डीपली सेशन लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।